डियर स्टूडेंट्स, अपन सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें मैंने आपके 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट आज 7th पार्ट अपलोड करेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद सॉल्यूशन आपका एंड हो जाएगा। इसमें आज अपन कंटिन्यू करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का स्टडी करवाया। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो यूज़ किया जाता है वो आपके मोलर मास को फाइंड करने में यूज़ किया जाता है। जैसे जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमेशा एक एप्लीकेशन ध्यान रखना। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसका अपन जो यूज़ करते हैं वो यूज़ कहाँ करते हैं? फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब जो वृत्त आकार के अणु होते हैं, उन वृत्त आकार के अणुओं का फाइंड आउट करने के लिए, मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे कौन से हो गए सर? जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। जो भी जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई बायोमॉलिक्यूल्स हो जाए, दूसरा बायोमॉलिक्यूल्स जीवन, उनके मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। ओके, आज अपन कंटिन्यू करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब कोई सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को मिला दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को मिला दिया जाए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट का क्या होगा? या तो इसका डिसोसिएशन होगा, हो सकता है, या फिर इसका एसोसिएशन हो सकता है। ध्यान से सुनना, एसोसिएशन का मतलब संगुणन, या फिर इसका क्या हो सकता है? वियोजन। हमेशा ध्यान रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट होते हैं उनमें एबनॉर्मल मास की प्रॉब्लम नहीं आती। जो कैलकुलेटेड मास होता है वो उतना ही रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। नॉर्मल मास होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से? जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, जिनका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है या जो अपने आयनों में विघटित नहीं होते, उनके अंदर जो नॉर्मल जो मास होता है उसी को कंसीडर किया जाता है। इसमें एबनॉर्मलिटी नहीं आती, क्योंकि इसमें एग्रीगेशन और डिसोसिएशन होता ही नहीं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में एग्रीगेशन और डिसोसिएशन होता है वहाँ पर नॉर्मल मास में कुछ चेंज आ जाता है। अब देखो चेंज कैसे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। चेंज कैसे आता है? जैसे आपके सामने मैंने एक बात की, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संगुणन की बात कर रहा हूँ। ओके बेटा, जैसे मान लो कि आपके साथ इसमें ये n के मॉलिक्यूल्स थे और ये इक्वल टू an में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर तो पहले सिंगल सिंगल एक एक मोल थे, तो उनका जो मोलर मास था वो क्या था? कम था, मतलब सेपरेटेड थे। तो इसका जो मास था, वो मोलर मास था, वो क्या था? कम था। मोलर मास भाई स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होगा तो उसका मोलर मास क्या होगा? कम। इस मोलर मास को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल मास बोलते हैं, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रही है? क्लस्टरिंग हो रही है। क्लस्टरिंग मतलब झुंड बन रहा है, तो मॉलिक्यूल का साइज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, क्लस्टरिंग के कारण मॉलिक्यूल का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो बताओ क्या हो गया? ये लार्ज हो गया। लार्ज होने से मोलर मास क्या हो गया? बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? ये जो मोलर मास बढ़ रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखो। देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है? आपके मिनिमम मोलर मास स्मॉल साइज से लार्ज मोलर मास में चेंज हो रहा है। इसका मतलब नो डाउट मोलर मास में चेंज हुआ। जो मोलर मास में चेंज हुआ उसी को आपने क्या बोल दिया? एबनॉर्मल मोलर मास। क्या बोल दिया? एबनॉर्मल मोलर मास। इन चीजों को रटना नहीं है। अब मैं आपके ऐसे इसके सामने में एक ऐसा बात बताता हूँ जो
डिसोसिएशन का हो, देखो डिसोसिएशन, इन द डिसोसिएशन joint molecule equal joint molecule dissociate into the ions, it means cut into the small size molecule. स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हुआ तो यहाँ पर इसका मास क्या था, लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है तो इसका मास क्या है, ज्यादा है, मोलर मास क्या है, ज्यादा है। अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, स्मॉल साइज में, हाँ सर स्मॉल साइज में होगा, स्मॉल साइज में कन्वर्ट होगा तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर नो डाउट। अब मोलर मास कम हुआ, डिसोसिएशन में मोलर मास क्या हुआ, ये मोलर मास जो कम हो रहा है वो इसका क्या है, एब्नॉर्मल मोलर मास है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन से जो मास में जो परिवर्तन होता है, जो अपन कैलकुलेटेड जो करके देखते हैं नॉर्मल मास, वो नहीं होकर उसमें कुछ चेंजेस हो जाना, एब्नॉर्मल मोलर मास कहलाता है। एब्नॉर्मल मोलर मास के लिमिटेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, ये इनको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था वन टॉफ। ओके, वन टॉफ ने वन टॉफ कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा के बीच में एक संबंध ज्ञात किया और उसी संबंध के आधार पर अपन इन मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं। वो वन टॉफ कांस्टेंट क्या फाइंड करवाता है आपको, लिमिटेशंस बताता है एब्नॉर्मल मोलर मास की लिमिटेशंस को, कि ये किन सीमाओं तक अपन कैलकुलेट कर पाते हैं, उनको बता देता है। कौन बता देता है, वन टॉफ कांस्टेंट। वन टॉफ कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ओके, वन टॉफ कांस्टेंट, वन टॉफ कांस्टेंट, it is indicated by the small I, indicated by the small I, small I से इसको अपन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। स्मॉल I इज इक्वल टू नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास, मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, जहां मैं मास वर्ड यूज ले रहा हूं उसका मतलब वो है मोलर मास। ठीक है भाई, मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं, तो उसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल मास क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं सब्सटेंस या सॉल्यूट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, उनके लिए I का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। कौन से भी, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, ये हमेशा ध्यान रखना, इनके लिए I का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, सॉरी 0 नहीं 1 होगा। ओके, अब देखो दिमाग लगाओ, अब मान लो क्या हो गया, एसोसिएशन हो गई, एसोसिएशन। अब आपको दिमाग लगाओ, एसोसिएशन हुआ तो क्या हुआ, क्लस्टरिंग हुआ, वाग नहीं हुआ। तो क्लस्टरिंग हुआ तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए तो मास क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब एबनॉर्मल मास बढ़ गया। नॉर्मल मास तो तेरा ना, एबनॉर्मल मास बढ़ गया। अब एबनॉर्मल मास ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल मास कम हो जाएगा, तो इसके I की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, लिस्ट देन 1 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, ज्यादा का डिवाइड करोगे एक के अंदर तो बेटा कम ही आने। अब मैं बात करता हूँ डिसोसिएशन की। अब डिसोसिएशन होगा तो बताओ, डिसोसिएशन में क्या हो रहा था, ये AN कन्वर्ट इनटू द Na, और ये कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा था, एसोसिएशन वाला, Na कन्वर्ट इनटू द AN। अब बताओ ये इसमें कन्वर्ट होता है, बताओ इसका आपके मोलर मास क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंसेस क्या हो गए, बढ़ गए, क्लस्टरिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब इसका एबनॉर्मल मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एबनॉर्मल मास कम हो रहा है, नॉर्मल मास तो उतना ही, तो डिवाइड करोगे तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है, सभी जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए जो अपन इसमें I में देखेंगे तो वो मोलर मास के आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेंगे। ये हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, क्योंकि इन चीजों से क्वेश्चंस अपने क्लियर होंगे, ऐसे क्लियर नहीं होंगे। तो जो ऑब्जर्व्ड जो क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी होगी, I इज इक्वल टू, I का वैल्यू अपन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी
अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षित। ऑब्जर्व कौन सी मानी जाती है? जब नॉर्मल को ऑब्जर्व मानी जाती है, नॉर्मल को कैलकुलेटेड मानी जाती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा मोलर मास की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उल्टा लिख दो, आई का वैल्यू एक और कैलकुलेटेड किया जाता है। अब देखो दिमाग लगाना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे? चेंज होंगे कि नहीं होंगे? अरे होने ही है भाई। तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कुल मोलों की संख्या होती है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब वियोजन और संगमन के पश्चात मोलों की संख्या अपॉन उससे पहले की संख्या। मतलब नॉर्मलिटी में जो अपन कंसीडर कर रहे थे, जो नॉर्मल मास में कंसीडर कर रहे थे, कि अणु वियोजन होने के पश्चात कितने मोल रहे और कितने नहीं रहे। तो उस कंडीशंस के अंदर अपन देखते हैं। जैसे आजकल क्या हो गया, अपन क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इट्स कन्वर्ट इनटू द डाइमर। तो डाइमर में कन्वर्ट होगा तो बताओ इसका डाइमराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? डाइमराइजेशन मतलब द्विलकीकरण हुआ। तो डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। इसमें भी H बॉन्डिंग होती है और H बॉन्डिंग होने की वजह से ये डाइमर बना लेता है। देखो एसिटिक एसिड में इस टाइप से H बॉन्डिंग हो जाती है, OH COH डबल बॉन्ड O CH3, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये H बॉन्डिंग हो गया। H बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें क्या हो गया? एसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन हो गया तो बताओ नंबर ऑफ मोल में चेंज आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। नंबर ऑफ मोल में चेंज क्यों नहीं आएगा? आएगा। अब नंबर ऑफ मोल में चेंज आएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा में भी तो चेंज होगा कि भाई कुल वियोजन की मात्रा कितनी बची। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कि एक अणु है वो मतलब अपने उत्पादों में कन्वर्ट होने के बाद उसकी मात्राएं कितनी बची, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जिसको अपन अल्फा से इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन किससे इंडिकेट करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा और आई में रिलेशंस हैं वो अपन को फाइंड आउट करने के लिए आने चाहिए। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो एब्नॉर्मल मास होगा ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट होगा तो उसके अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वांट ऑफ कांस्टेंट के ऊपर। तो जितना भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ये हो गया del P अपॉन P इज इक्वल टू N अपॉन N, याद आ रहा है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये किसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा? वांट ऑफ कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्योंकि इसका एब्नॉर्मल मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दूसरा अपन देखते हैं del TB, del TF, उन्नीयन क्वथनांक में, हिमांक में अवनमन, और आपके एक पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या था आपको याद आना चाहिए? CRT, KF इनटू मोलिटी और KB इनटू मोलिटी। तो सब क्या हो जाएगा? I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो विलय के कणों की संख्या में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इसलिए I की वैल्यू चेंज होगी तो वो किसको बताएगा? नंबर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स को। इसलिए I से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और I में हम सब कैसे रिलेशन फाइंड करें। जैसे मान लो कोई एसोसिएशन हो जाए,
लो ये एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन, एसोसिएशन हो गया मतलब संगुणन हो गया। तो संगुणन के अंदर क्या होगा, आपको दिमाग लगाओ कि जो Na जो मॉलिक्यूल होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, An में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रही है, क्लस्टरिंग हो रही है। दिमाग लगाना, क्लस्टरिंग हो रही है तो मोलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मोलर मास बढ़ रहा है तो सीधी सीधी बात है एब्नॉर्मल मास बढ़ा। अब एब्नॉर्मल मास बढ़ेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट मैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं देख रहा, ऐसे दे देते आई का वैल्यू 1 से ज्यादा और आई का वैल्यू 1 से कम है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है ना। डायमेराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, इसके ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए इसमें अपन को कोई डाउट्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मान लो कि पहले डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा था, मतलब एसोसिएशन नहीं हो रहा था, उस समय मैंने इसकी मोलों की संख्या कितनी मान ली, 1। जिस समय ये बड़ा ही नहीं था तो उस समय इसकी मोलों की संख्या कितनी थी, 0 थी। कितनी थी, 0 थी। बहुत सिंपल सी बात है ना, कोई इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब मान लो कि इसका कुछ ना कुछ वियोजन हुआ या संयोजन हुआ। संयोजन हुआ तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ मात्राएं कम होगी। जो मात्राएं कम हो रही है उसको अपन किससे इंडिकेट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। अब मान लो कि इसकी मात्रा में जो कमी आई वो अल्फा कमी है। अल्फा मतलब अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा। सॉरी, यहाँ पर आप वियोजन या संयोजन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ संयोजन दे दिया तो संयोजन ले लो, जब वियोजन होगा तो वियोजन आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर। अब कितने मॉलिक्यूल, जैसे ये 1 मोल है तो कितने में कन्वर्ट हुआ, A/N में कन्वर्ट हुआ। N थे ना, तो N मोल थे, वो N में डिसोशिएट हो गए, तो ये बनने वाली इसकी मात्रा कितनी होगी, अल्फा/N। तो बताओ जो टोटल मोल होंगे वो अपन इसको ऐड कर देंगे, वो उतने तो टोटल मोल बचेंगे, ये मोल और ये मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन के बाद में, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/N। ये क्या आ गया, टोटल मोल। कब, आफ्टर एसोसिएशन। I का वैल्यू कैसे फाइंड किया, नंबर ऑफ टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/N। और पहले मोल कितने थे, 1, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हुआ था। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/N। अब N क्या है सर, N ये वाली चीज है। देखो जैसे ये इसका डायमेराइजेशन हो रहा है तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब मान लो कि द्विलकीकरण हुआ तो N का वैल्यू 2 ले लिया, त्रिलकीकरण हुआ तो N का वैल्यू कितना ले लोगे, 3 ले लोगे। और 4 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो N बराबर कितना ले लेना, 4 लेना। तो इसमें कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें आपको अल्फा और आई में रिलेशन फाइंड करना हो तो इसका एलसीएम ले लो और अल्फा निकाल लो, पूरा कैलकुलेटेड करके अल्फा और आई में रिलेशन निकालना है। तो अल्फा और आई में रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1, 1/n माइनस 1। ये आपके इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेशन आ गया। ये फॉर्मूला भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। कैलकुलेट कर लेना, आराम से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इधर उधर कहते हैं ना कि तिरछा गुणा करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूँ डिसोसिएशन। ये तो था एसोसिएशन, डिसोसिएशन की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपने आयनों में डिसोशिएट हो जाए, जैसे NaCl हो गया भाई, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोशिएट होकर किस में जाएगा, Na+ और Cl माइनस। जैसे MgCl2 हो गया तो किस में जाएगा, Mg+2 और 2Cl माइनस। डिसोसिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसमें N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और इसमें N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वही N की वैल्यू होती है। अब मैं बात कर रहा था इसकी डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन जैसे मान लो कि ये An मॉलिक्यूल थे, डिसोशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, An में कन्वर्ट हो गया। तो इस बार क्लस्टरिंग नहीं हो रही, मॉलिक्यूल सेपरेटेड हो रहे हैं। क्लस्टरिंग नहीं हो रही तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एब्नॉर्मल मोलर मास क्या हुआ, कम हुआ। एब्नॉर्मल मोलर मास कम हुआ तो डिविडेशन कम हो गया, तो I की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी, 1 से ज्यादा आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लो पहले डिसोसिएशन नहीं हुआ, उस समय इसकी मोलों की संख्या 1 थी और इसकी मोलों की संख्या क्या थी, 0 थी, क्योंकि ये तो मोल बढ़े ही नहीं, बढ़े ही नहीं, बढ़े नहीं बढ़े सर। अब मान लो कि ये टूट
कर इसमें n में कन्वर्ट हुआ, तो मान लो मात्रा कितनी बड़ी अल्फा, तो टोटल मोल कितने हुए n अल्फा, इसमें से कितना माइनस हो गया 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा एक मोल है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, n मोल इसमें कन्वर्ट हो गए। तो अब देखो टोटल मोल कितने हो जाएंगे आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। पहले कितना था, एक i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन 1, तो ये रिलेशन आया कि नहीं बताओ, i इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, अल्फा में रिलेशन निकालना है तो इधर उधर कर दो और कुछ करना ही नहीं, इधर उधर करोगे तो i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले, ठीक है ना, इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखो। इसी टाइप से आपके एनसीईआरटी में पीछे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं, सेट्स दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है उन सेट को ही सॉल्व करना है। और आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करना हो तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं इस चैप्टर से लिसन को 9982511555। मैंने इस चैप्टर के लिए 7 पार्ट बनाए हैं बेटा, ठीक है ना। 7 पार्ट के अंदर मैंने कॉन्सेप्चुअल जो बिल्डअप होते हैं, कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग होती है वो मैंने आपके सामने टोटल कर दी। मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करवाई, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसलिए नहीं करवाई कि जो मेरे डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं उनको मैं डीपीपी दे देता हूँ और वो डीपीपी से मेरे से क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं, नीट के स्टूडेंट्स या जी के स्टूडेंट्स। तो आपको भी क्या करना है, यदि आपको ऐसे कोई डाउट्स आते हो तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो, और आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगे तो ज़रूर आप वीडियो को अदर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या हो, लाभ हो। ओके, इसके बाद अपन जो सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो गया उसके बाद अपन कोई एक दूसरा चैप्टर लेंगे जिसमें या तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले सकते हैं या फिर अपन पी ब्लॉक वगैरह ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।